Hello everyone, so welcome to our channel. I'm your host and host Inspector Abbas. So today's video is the lecture 3 of our polity series for SSC General Studies बैच एंड इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे DPSP के साथ. सो DPSP स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इनके बारे में बताऊंगा कि इन शब्दों का क्या मतलब है, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है. COI मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. इससे पहले हमने पार्ट 3 कवर करा था जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स थे. ठीक है, अब ये है हमारा आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के अंदर ये सारा जो हमारा DPSP है वो कवर्ड है. सो क्या होते हैं DPSP? DPSP are basically directions to the state by the constitution for the welfare of the citizens. तो बेसिकली सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए स्टेट क्या क्या करेगा वो है DPSP. ठीक है, अब पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स थे वो बेसिकली क्या थे कि क्या क्या राइट्स सिटीजन्स को मिले हुए हैं और क्या क्या, और उन राइट्स का उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती है. अगर उन राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप उनको लीगली एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हो. बट DPSP आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नॉट लीगली एनफोर्सेबल. इसका मतलब है जो भी पार्ट 4 के अंदर चीज है, अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते. ठीक है, सबसे पहली चीज थी दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल. ये कॉन्सेप्ट हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था. ठीक है, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इस कॉन्सेप्ट को लिया था. अब आप देखो ना, फंडामेंटल राइट एक तरीके से नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब क्या होता है कि नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि वो बेकार हैं या वो बुरे हैं. नेगेटिव का मतलब होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो एक तरीके से ये होता है कि स्टेट तुम ये मत करो, ये राइट मत लो. जबकि जो DPSP है वो पॉजिटिव चीज़ है कि स्टेट तुम सिटीजन्स को ये चीज़ दो. सिटीजन्स का क्या कहते हैं, सिटीजन्स को तुम राइट पे फॉर राइट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दो. सिटीजन्स को तुम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज दो कमाने के लिए, है ना. तो दे हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन टू इट. सो दे आर अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट. तो एक क्वेश्चन आता है, आर दे बाइंडिंग ऑन द स्टेट? यस, ये चीज़ ध्यान रखना. लीगली एनफोर्सेबल और बाइंडिंग चीज़ डिफरेंट है. लीगली एनफोर्सेबल कि आप लीगल स्टैंड ले सकते हो, लीगल जहाँ पे भी आ जाए, मतलब कोर्टों की बात हो रही है कि आप कोर्ट में जा सकते हो. दे आर बाइंडिंग कैसे? बाइंडिंग ऑन स्टेट थ्रू इलेक्शंस. तो मेनली जो आपकी सरकारें होती हैं, जो आपको प्रोमिस करती है, वो मेनली DPSP पे बेस्ड होती हैं कि हम आपको काम देंगे, है ना, कि हम आपके उद्धार के लिए चीज़ें करेंगे, टैक्सेशन कम करेंगे. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेस्ड ही DPSP पे होती हैं. बाइंडिंग ऑन द स्टेट थ्रू इलेक्शंस का मतलब क्या है कि अगर स्टेट्स ने DPSP फुलफिल नहीं करे तो आप उस सरकार को चेंज कर सकते हो इलेक्शंस के थ्रू, है ना. इलेक्शंस में आप दूसरी सरकार को वोट करके आप चुन सकते हो. सो दे आर इन अ सेंस बाइंडिंग ऑन द स्टेट. ठीक है, अब सबसे पहले हम बेसिकली मोटा मोटा डिफरेंस जानेंगे फंडामेंटल राइट्स और DPSP में क्या डिफरेंस है. तो बेसिकली क्या है ये? दीज आर द राइट्स टू द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट. ठीक है, सिटीजन्स को स्टेट के खिलाफ आप कोई भी कोर्ट केस करते हो, जी मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिला, तो आप स्टेट के अगेंस्ट केस कर सकते हो, है ना. दे आर डायरेक्शंस टू द स्टेट फॉर वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स. इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट सिटीजन्स के लिए ये करो, पॉजिटिव डायरेक्शंस है. ठीक है, अब एक चीज देख लेते. देखो बेसिकली आप देखोगे ना, 4 प्रकार के राइट्स होते हैं: सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल. ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सिविल और पॉलिटिकल होते हैं एक सेंस में. ठीक है, और ये होते हैं
सोशियो एंड इकोनॉमिक। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट्स में सिटीजन्स को कोई भी मॉनेटरी या इकोनॉमिक बेनिफिट देने की बात नहीं होती है, ठीक है। ये सिविल और पॉलिटिकल होता है, मतलब स्टेट की इंटेंशन होती है कि आपको आपके सिविल राइट्स प्रदान करे, आपको आपके पॉलिटिकल राइट्स प्रदान करें। पॉलिटिकल राइट्स मतलब आपका राइट है एक फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। आपको आप कुछ भी बोल सकते हो, राइट टू स्पीच, दैट इज योर राइट, दैट इज योर सिविल लिबर्टी, वो आपका राइट है। पर सोशियो और इकोनॉमिक में क्या होता है ना कि देखो, ये सिविल और पॉलिटिकल इंटेंशन पे बेस्ड होता है, मतलब सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। पैसा नहीं लगने का मतलब क्या है कि यार आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सरकार को इस पर खर्च थोड़ी ना कर रही है ना। तो इंटेंशन होती है, सरकार की इच्छा है। कुछ सरकारें किसी देश की सरकार होती है, जैसे चाइना या कम्युनिस्ट कंट्रीज आप उठा लोगे, तो वहाँ पे उनकी इंटेंशन नहीं होती सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच देने की, बट हमारी सरकार की इंटेंशन है, तभी वो चीज़ हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? बट दे आर बेस्ड ऑन इंटेंशन एंड अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि सरकार के पास अगर रिसोर्सेज है तभी तो आपको सोशल और इकोनॉमिक राइट्स देगी, ठीक है। इकोनॉमिक राइट्स है मिनिमम वेजेस, सरकार आपको मिनिमम वेज तभी तो दे पाएगी जब सरकार के राजकोष के अंदर पैसा होगा, जो सरकार के वो क्या कहते हैं, जो सरकार का ये है, जो सरकार की तिजोरी है उसके अंदर पैसा होगा, तभी तो सरकार आपको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे पाएगी, है ना। तो अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस चीज़ का फॉर एग्जाम्पल मान लो, अब एक बढ़िया एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक आदमी है, उसके दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बेटा है और बेटी है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बेटा और बेटी है, अब उन दोनों को इक्वल ट्रीट करना कि बेटे को भी अच्छी एजुकेशन, बेटे को भी अच्छी एजुकेशन, बेटा भी उतने घर के काम करेगा जितनी बेटी भी घर के काम करेगी, है ना। बेटी को भी अपॉर्चुनिटीज, बेटे को भी अपॉर्चुनिटीज। तो ये चीज़ उस आदमी के इंटेंशन के ऊपर है, उसमें उसको कोई पैसा नहीं लग रहा है, दोनों को अच्छे व्यवहार से बात करना, है ना। तो इसके अंदर उसकी इंटेंशन दर्शाता है कि उसकी इंटेंशन है या नहीं है। बट अगर बेटा बोले मुझे रॉल्स रॉयस चाहिए, या बेटी बोले मुझे रॉल्स रॉयस चाहिए, आदमी की इंटेंशन है देने की, बट क्या उसके पास पैसे हैं? नहीं। अगर उसके पास पैसे हैं तो इंटेंशन होने के बावजूद भी वो रॉल्स रॉयस दिला नहीं पाएगा। इसलिए डीपीएसपी आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात आ जाती है कि सरकार देना तो चाहती है, बट क्या उसके पास अवेलेबिलिटी है देने की। तो ये है डीपीएसपी, समझ गए मतलब मोटा मोटा क्या चीज़ है, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी गारंटीड। गारंटीड राइट्स क्या हो जाते हैं कि देने ही देने हैं, दे कैन नॉट बी गारंटेड। इसमें से एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि डीपीएसपी आर दी सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स हैं, दे कैन नॉट बी गारंटेड, दे आर डायरेक्शंस। राइट्स ये भी हैं, ये ध्यान रखना, डीपीएसपी आर ऑल्सो राइट्स। कभी कभी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, डीपीएसपी या ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, डीपीएसपी आर दी डायरेक्शंस हैं, क्योंकि डीपीएसपी का डी ही डायरेक्टिव है ना। तो डायरेक्टिव तो डायरेक्शंस जो स्टेट को दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। अब ठीक है, तो ये हो गया है ब्रॉड इनका कि बेसिकली क्या है डीपीएसपी। अब इसके बाद अब चालू करते हैं आर्टिकल वाइज। सो सबसे पहले, हाँ, तो सबसे पहले अपन आते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 के अंदर क्या है? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट जो पार्ट 3 में हमने आर्टिकल 12 में पढ़ ली है, सेम डेफिनेशन है स्टेट की। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज, पंचायत, ये सारी चीज़ें, कोई भी सरकारी कंपनी हो, कोई भी, इवन कल को आप गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो आप भी, मान लो अगर आप इनकम टैक्स में गए हो और आप किसी के घर पे नोटिस चिपकाने आए हो, आपके ऑर्डर हैं, अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद आप आईटीओ बनते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, आपने कोई साइन कर दिया किसी ऑर्डर के प्रति, तो आप भी सरकार हो। उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो बंदा अगर उसका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। सो यू आर ऑल्सो अ स्टेट। सो एनीथिंग विच एग्जीक्यूट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट वो स्टेट है, मोटी मोटी भाषा में ये चीज़ है, ठीक है। ये वही डेफिनेशन जो हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ी थी, आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार उसको।
आर्टिकल 37 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल्स अभी हम पार्ट 4 के अंदर पढ़ेंगे वो कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि दे आर नॉन जस्टिसेबल, तो इसका मतलब क्या है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनके अगेंस्ट। ठीक है, एंड ये क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट है। अब इनको अप्लाई करने के लिए सरकार क्या बनाती है, लॉज बनाती है। तो डीपीएसपी को अगर सरकार ने किसी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना, आगे आप डीपीएसपी एक पढ़ेंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने लेबर लॉज बनाए हैं कि अगर सेम प्रकार का काम कोई भी जेंडर कर रहा है तो उसको सेम प्रकार का वेतन मिलेगा। ठीक है, ये मिनिमम वेजेस एक्ट आ गए, तो इनके लिए एक्ट बनाती है सरकार, है ना। डीपीएसपी तो है, अब उसके लिए सरकार ने एक्ट बनाया उस डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई एक्ट नहीं बनाया जाता है, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट के लिए बनाते हैं, बट जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके लिए सरकार कोई आपको एक्ट नहीं बनाएगी, स्पीच एक्ट ऐसा कुछ नहीं आएगा, वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल है। बट इनके लिए सरकार लॉ बनाती है, कानून बनाती है कि जी हमने मिनिमम वेजेस देने सबको, तो मिनिमम वेजेस एक्ट बनाएंगे ये डीपीएसपी के इस प्रावधान के तहत। समझ गए? ठीक है, ये हो गया अपना आर्टिकल 37। अब हम आते हैं आर्टिकल 38 पे। तो इसका मतलब है स्टेट टू सिक्योर a social order for the promotion of welfare of the people। तो स्टेट लोगों का वेलफेयर प्रमोट करेगा, स्टेट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। कैसे काम करेगा? स्टेट लोगों को जस्टिस इंश्योर करेगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मैंने बताया था प्रीएम्बल में भी है, फंडामेंटल राइट्स में भी है, और ये जस्टिस डीपीएसपी में भी है। अगर क्वेश्चन आता है कि जी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस प्रावधान के अंतर्गत लागू है, पहला प्रीएम्बल, दूसरा फंडामेंटल राइट्स, तीसरा डीपीएसपी, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्वेश्चन डायरेक्ट एसएससी अब थोड़ा अपग्रेड हो गया है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस किस आर्टिकल के अंदर है, ये भी आ सकता है आर्टिकल 38, क्लियरली आर्टिकल 38 के अंदर मैंशनड है, बट इम्प्लिसिट मतलब कहाँ से समझ के हम इसको निकाल सकते हैं, तो तीन चीज़ों से, प्रीएम्बल, ये क्वेश्चन इवन यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ रखा है, प्रीएम्बल, और इसके बाद अपना फंडामेंटल राइट्स, और इसके बाद अपना डीपीएसपी। तो अपन ने सारी प्रिपरेशन को इकट्ठा एक होलिस्टिक तरीके से पढ़ना है, ऐसा आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है कि फंडामेंटल राइट्स हो गए तो भूल गए हम जी, जाओ फंडामेंटल राइट्स गए गए। ठीक है, दूसरा था स्टेट ठीक है, वो मैं थोड़ा देख देख के लिखता हूँ क्योंकि अब एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी याद नहीं रहती ना। हाँ, तो ये चीज़ हमने ऐड करी थी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, तो हमने क्या ऐड करा था, स्टेट्स शैल रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस एंड इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अमीर पे टैक्स नहीं लग रहा, गरीब पे टैक्स लग रहा है। ये पता है प्रावधान कितना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर इनकम टैक्स को पावर दी गई है टू सीज दी प्रॉपर्टीज, है ना। तो चलो ये तो पेपर में नहीं आएगा, बट बेसिकली क्या आएगा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत स्टेट शैल रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन इनकम, कि जो हमारा टैक्सेशन है, गरीब पे कम लगना चाहिए इनकम टैक्स,
ठीक है, अमीर पे ज़्यादा लगना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का। स्टेटस, फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ की स्पेलिंग गलत होगी, सही कर लीजिएगा आप लोग, एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 एक काफ़ी बड़ा आर्टिकल है जिसके अंदर सब आर्टिकल्स बहुत सारे हैं। तो इट इज़ एन अम्ब्रेला आर्टिकल एंड इसके अंदर क्या है, सर्टेन प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ठीक है, बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इस पॉलिसी के जो स्टेट फॉलो करेगा। अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है 39 सब क्लॉज ए, है ना। इसके अंदर है लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। इसका मतलब क्या है कि देखो, इसकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है कि मैन एंड वेमेन इक्वली हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, लाइवलीहुड मतलब रोजगार। तुम आदमी और औरत को दोनों को एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलेंगे, कि मतलब उनको अपना एक रोजगार प्राप्त करने की उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, अब ये एक तरीके से इसको आप वही बोल सकते हो कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट काइंड ऑफ, एक तरीके से, है ना, नॉट इन दिस स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ सेंस, बट ये है कि दोनों को इक्वली ट्रीट करा जाएगा जब कोई वो रोजगार प्राप्त करने जाते हैं। तो 39 का बी है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर इक्वल गुड। ठीक है, मतलब सबको इक्वली उसका बेनिफिट प्राप्त हो, उसके लिए जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, जो हमारे देश के रिसोर्सेज हैं, उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि सबको बराबर बांट देंगे, वो तो प्रॉपर कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट टेंडेंसीज आ गई, बट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जी आपने भी माइनिंग के लिए बिड लगा दी और किसी बड़ी माइनिंग कंपनी, लेट से अदानी ने भी बिडिंग लगा दी। अब आप ये थोड़ा ना बोल सकते हो 39B के तहत मेरे को फेयर रिसोर्स, मेरे को भी फेयर दो। क्यों? आप उस माइनिंग कंपनी क्या करोगे, फावड़ा तसला लेके थोड़ा ना खुदाई करोगे उसकी, है ना। तो उसका इक्वल गुड कौन कर सकता है? बड़ी कंपनी कर सकती है, जो उस माइनिंग का प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से वो माइनिंग करेगी और उन रिसोर्सेज को यूज में लेके आएगी, जैसे कोल माइनिंग हो गई, है ना। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर इक्वल गुड। ठीक है, अब हम आते हैं 39C, अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसका बेसिकली मतलब क्या कि नो मोनोपोली, कि मतलब मार्केट के अंदर, ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर किसी एक बड़ी कंपनी की मोनोपोली नहीं होगी कि भाई वही बेच रही है, भाई प्राइस डिसाइड कर रही है ना। मार्केट फेयर या ओपन होगी सबके लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी साबुन बेच रहा हूँ, आप भी साबुन बेच रहे हो, ऐसा नहीं मैं आपको मार पीट के खत्म कर दूंगा जी मेरी कंपनी चलेगी, मैं डेटॉल का साबुन 100 रुपये का बेच रहा हूँ, कल को 200 रुपये का बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मार्केट सबके लिए ओपन है, आप भी बना के बेच सकते हो। तो ये है बेसिकली नो मोनोपोली। फिर 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जैसे मैंने पढ़ा था कि समान काम के लिए समान हमें वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अपने आप अंडरस्टूड है ये। किसके लिए होता है? फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, फॉर मैन एंड वीमेन। ठीक है, 39E, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ एंड चिल्ड्रन फ्रॉम
एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब क्या है ना कि देखो स्टेट आपको आपकी क्षमता के अनुसार काम देगा। इसका मतलब क्या है कि यार आप भाई कोई लेबर है, आप उससे 20 घंटे काम नहीं करवा सकते, इट इज़ अगेंस्ट देयर हेल्थ, है ना। ठीक है, अब आप उनको 24 घंटे नहीं काम करवा सकते, है ना। और इसके अलावा क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे ये जो आर्टिकल है ना, ये बैकग्राउंड है, किस चीज़ का बैकग्राउंड है, ऑफ लेबर लॉज, जो श्रमिक भाइयों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका बेस है ये। इसका मतलब क्या है कि वर्कर्स की हेल्थ की प्रोटेक्शन होगी, वर्कर्स को पेंशन भी मिलेगी, वर्कर्स अगर इंजर हो जाता है तो आप उसको प्रॉपर रिन्यूमरेशन भी दोगे, कंपनसेशन भी दोगे, वर्कर को छुट्टी भी मिलेगी। ये नहीं आप 7 दिन उससे काम करवाए जा रहे हो, ठीक है। अब 39E के बाद आते हैं 39F। प्रॉपर डेवलपमेंट, एक सेकंड रुको, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों की प्रॉपर डेवलपमेंट होगी और उनको ग्रो करने की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बच्चों के लिए सुधार गृह भी बनाए जाएंगे। अगर मान लो कोई बच्चा अनाथ हो गया है तो ऑर्फनेज फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी, है ना। इसके तहत एक कोर्ट केस भी आया था, वो आप याद रखिए, गौरव जैन 1992 केस, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि जो स्टेट विल प्रोटेक्ट दी चिल्ड्रन, अब उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसके तहत बहुत सारे एक्ट आए थे, जुवेनाइल जस्टिस, हाँ जुवेनाइल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, जैसे एटसेट्रा, बहुत सारे इसके ऊपर हुए थे। तो बस हमने क्या बात ध्यान रखनी है कि गौरव जैन 1992 केस आया था। अगर एग्जाम में पूछे विच ऑफ द कोर्ट केस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन, तो गौरव जैन केस आप याद रखिएगा, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा, 39F। और एक और चीज़, आर्टिकल 39F ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसको अमेंडमेंट से लाया गया था। कौन सा अमेंडमेंट था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से लाया गया था हमारा आर्टिकल 39F। देखो कभी भी आप रिवाइज करते हो ना, बार बार चीज़ों को लिखो। मैं चाहे तो ये बोल सकता था 39F ऊपर से देख लो, बट बार बार आप लिखोगे, आपका रिवीजन होगा, साथ के साथ ही रिवाइज होती हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना। अब 39 का एक और सब पार्ट आता है 39A, आर्टिकल 39A कैपिटल ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको हमने ऐड करा था, जिसके अंदर था कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। एक सेकेंड, ये एक बार मुझे देखना पड़ता है ना कि मैं ओवरकिल ना करता हूँ। हाँ, इसके अंदर क्या था कि स्टेट to ensure equal justice and provide free legal aid to the poor and weaker section। देखो यार, अब मुझे और एसएससी के टीचर से कोई ऐसे गिला शिकवा नहीं है, बट जब मैंने पढ़ा था ना, तब ये पढ़ा के छोड़ देते हैं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता कि यार हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था कि एक कि आपको वकील मिलेगा, अगर वहाँ पे वकील दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या ज़रूरत है भाई साहब, यहाँ पे वो ज़रूरत है क्योंकि वो
क्या कहते हैं क्रिमिनल केसेस में था। क्रिमिनल केसेस में वकील लेना आपका राइट है, यू हैव अ राइट। अगर आप वकील अफोर्ड नहीं कर पाते तो जज तभी के तभी कोर्ट रूम में बोलेगा कि भाई साहब वकील आपके पास नहीं है तो वकील दो इनको, वो होता है क्रिमिनल केस। बट ये था कि इक्वल जस्टिस, स्टेट टू इंश्योर इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड। बट अब उस केस के अंदर क्या है कि भाई आपकी क्या कहते हैं कंपनी के उसने जो कंपनी का जो मैनेजर है उसने आपको कंपनी से निकाल दिया, उस केस में क्या है, और आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आपको जस्टिस नहीं मिलेगा? फिर उस केस में क्या है, वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है, ठीक है भाई, उसने निकाल दिया आपको फलाना क्लॉज के तहत उसने निकाल दिया, और आप बेचारे एक लेबर हो और आप समझ नहीं पा रहे हो भाई लीगल क्या क्या गाइडलाइंस थी, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में था, इसके अंदर क्या निकाल सकता नहीं निकाल सकता, इतने सारे लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सारी चीज़ें इवन जो एडवोकेट की प्रिपेयर करते हैं उनको समझ नहीं आती, बेचारा लेबर क्या समझेगा। तो उनके लिए यही है कि अगर आप एक पुअर एंड वीकर सेक्शन हो तो आपको फ्री लीगल एड दिया जाएगा नॉर्मल केसेस के अंदर भी, ठीक है। तो इसका मतलब, तो बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है कि सिविल केसेस के अंदर भी आपको वकील दिया जाएगा, है ना। और इसके अंदर ज़्यादा तो नहीं पढ़ाना चाहिए, कुछ एक दो चीज़ें मैं देख लेता हूँ। हाँ, अब वकील देंगे कैसे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बनेगा, लॉ। और ये चीज़ भी कोई और टीचर नहीं बताएगा, तो इसके तहत हमने लॉ बनाया जिसको बोलते हैं हम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। अब क्वेश्चन आ जाए, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू आर्टिकल 39A। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर बहुत सारी बॉडीज बनाई गई थी, जो उन बॉडीज़ की जो सबसे मेन बॉडी होती है उसको बोलते हैं नालसा, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसका नाम होता है। तो ये हर एक टाइप के केस के लिए आपको एक लॉयर प्रोवाइड करेगी। एंड ये किन किन को मिलेगा, यहाँ पे देखो वीकर सेक्शन कौन कौन से हो गए, पुअर एंड वीकर सेक्शन कौन से हो गए, ओबीसी, एससी, एसटी, विमेन एंड पुअर। पुअर का क्या क्राइटेरिया है कि आपकी सालाना इनकम 25,000 रुपये से कम है। ये सीलिंग रिवाइज होती रहती है, अभी प्रेजेंट सीलिंग मुझे नहीं पता है, देखनी पड़ेगी एक बार। बट यस, कि अगर मान लो भाई कोई आप जनरल कैटेगरी से हो बट पैसे तो आपके पास भी नहीं है ना, नहीं है भाई, आप पुअर हो तो आप क्या करोगे, कि आपको क्या जस्टिस नहीं मिलेगा? मिलेगा, बट अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो वो ये है पुअर, ठीक है। अब अपन आते हैं आर्टिकल 40 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये बेस्ड है गांधीन प्रिंसिपल्स पे। गांधीन प्रिंसिपल क्या कहते हैं, गांधी जी क्या कहते थे कि आप गवर्न करने की पावर लोगों को दो, एक लोकल गवर्नमेंट बनाओ, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है ना कि ट्रांसफर ऑफ पावर्स होना चाहिए थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट को, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जिसके थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनाया जाएगा, उसके तहत हम बनाएंगे, इस आर्टिकल तहत बनाएंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हमने कहाँ से बनाए, अब फिर से वही बात आ गई, डीपीएसपी है, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनाएंगे बच्चों, कानून बनाएंगे। तो हमने कानून बनाने के लिए क्या करा, हाँ, तो हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनिसिपल बॉडीज के लिए था, ठीक है। ये था 1991, हाँ 1992 का था। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए प्रावधान कब लिखे, 73rd 1992। इसका मतलब क्या ये है कि 1992 से लेकर और कॉन्स्टिट्यूशन तक कोई थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान था, बट ये क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एग्जिस्ट तो करती हैं बट उनको हम पावर्स देंगे, है ना। और मोटा मोटा बता देता हूँ कि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, दो प्रकार की बॉडीज होती हैं, म्यूनिसिपल होती है और पंचायत होती है। म्यूनिसिपल में जैसे आपके जो आपने वार्ड इलेक्शंस, अगर आप दिल्ली से हो तो आपने जो म्यूनिसिपल मेंबर्स होते हैं, पार्षद कह देते हैं उनको, निगम पार्षद कहते हैं,
म्यूनसिपल मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, फिर उनसे एक मेयर इलेक्ट होता है उन सब के बीच में से, ठीक है। गांव साइड स्टेट्स के अंदर बहुत से, जैसे यूपी के अंदर वहाँ पे पंचायत इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, एक मुखिया और ऐसे करके मेंबर्स चुने जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ाऊंगा पूरा इलेबोरेट कि कौन कौन वार्ड मेंबर्स बन सकते हैं, कौन कौन इलेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या उम्र है, सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 41। ये बेसिकली है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पता एक चीज़ है, राइट टू वर्क। इसका मतलब ये नहीं आप घर पे नल्ले बेरोजगार बैठे हो आप जाके बोलोगे ओए काम दो, राइट है भाई, मेरा राइट है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ ऐड कर रखी है, विद इन इकोनॉमिक कैपेसिटी। मतलब अगर सरकार की इकोनॉमिक कैपेसिटी है तो वो देंगे। और इस राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर से कानून कौन सा आ गया, मनरेगा। ऑल्दो अब उसका नाम चेंज हो गया, प्रधानमंत्री करके आ गया है, बट समझाने के लिए मैं मनरेगा यूज़ करूँगा। मनरेगा आ गया, जिसके अंदर अगर आपको काम नहीं मिलता है तो सरकार कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज के लिए आपको काम देगी एक फिक्स वेतन पे, ठीक है। अब इसी लॉ के तहत पब्लिक असिस्टेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पब्लिक असिस्टेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि यार पेंशन मिलेगी, ईपीएफओ बनाया गया, आपको इंश्योरेंस मिलेगा, ये चीज़ बस याद कर लो, ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं आएगा। बट पब्लिक असिस्टेंट मतलब बेसिकली ये चीज़ है कि आपको सरकार क्या कहते हैं पेंशन देगी, इंश्योरेंस देगी, बहुत सारी योजनाएं आती है इसके तहत, सब्सिडीज दी जाती हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड में केस आया था, कोर्ट केस आया था जिसका नाम है पेवमेंट ड्वेलर्स या ओल्गा टेलिस की स्पेलिंग क्या है, इसको ओल्गा टेलिस भी बोलते हैं। देखो इसको नॉर्मल भाषा में पेमेंट ड्वेलर्स केस बोलते हैं, बट जो इसका असली नाम था वो था ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये था 1986 का केस। पेमेंट ड्वेलर्स का मतलब केस था जो रेडी वगैरह लगाते हैं ना रोड साइड, उनसे रिलेटेड केस था। केस की डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाना है। इसके अंदर मतलब ये था कि भाई वो लोग चले, सरकार बीएमसी ने उनको वहाँ से हटा दिया था रोड साइड से, वो कोर्ट चले गए कि जब हमारा राइट टू वर्क है, तो सरकार ने बोला नहीं भाई ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, डीपीएसपी है, इकोनॉमिक कैपेसिटी होगी तो सरकार आपको रोजगार देगी वरना नहीं देगी, ठीक है। तो और इससे रिलेटेड एक और केस है, एक दूसरा था, चलो दूसरा केस इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख लो, वैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो देखो कोर्ट केस में बस आपको इतना याद रखना है, ओल्गा टेलिस किससे रिलेटेड है, ओल्गा टेलिस रिलेटेड है राइट टू वर्क से, आर्टिकल 41 से, ठीक है। और ओल्गा टेलिस एक एनजीओ था जिन्होंने पेमेंट ड्वेलर्स का केस लिया था, गुरचरण कौर केस था। गुरचरण कौर केस था यार, देखो दिल्ली में ना एक बुक मार्केट होती थी पहले बहुत बड़ी, दरियागंज बुक मार्केट। तो यार अब देखो सरकार तो इकोनॉमिक कैपेसिटी कह के हर बार भाग जाएगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, बोल देगी नहीं है इकोनॉमिक कैपेसिटी, नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जाके चेक करेगा भाई है या नहीं है ना। तो इस केस के अंदर क्या हुआ कि दरियागंज बुक मार्केट को ना वहाँ का डीकंजेशन करने के लिए उस एरिया का, उस मार्केट को हटा दिया गया था। तो गुरचरण कौर केस में बोला सरकार को कि यार तुम यू कैन नॉट एस्केप योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ स्टेट। तो इसके तहत उस बुक मार्केट को शिफ्ट कर दिया गया था, आई थिंक नई सड़क पता नहीं जोन सी जगह शिफ्ट हो गई थी वो, तो वो दरियागंज से वो बुक मार्केट शिफ्ट कर दी गई थी। तो सरकार ने उस बुक मार्केट को एक नई जगह दी थी कि यहाँ पे आप बुक मार्केट लगा सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे बुक वेंडर्स होते हैं, वो वहाँ पे किलो के हिसाब से सेकेंड हैंड बुक्स मिलती हैं। आर्टिकल 42 just and human conditions of work and maternity relief। अब आप देख रहे हो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आर्टिकल लेबर लॉज के थ्रू हमने इंप्लीमेंट कर रखे हैं, है ना। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, यार कि मतलब अब बेचारे लेबर से आप किसी ऐसी फैक्ट्री गंदगी में नहीं काम करवा सकते, उनको वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ऐसे नहीं हो कि एक बंद कमरा भाई काम करते रहो इसमें, ठीक है। अगर वो कुछ
पेंट का ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कहीं पे, कोई केमिकल वाला काम कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर मास्क दिया जाना चाहिए वहाँ पे, प्रॉपर इवन फायर के प्रोविजंस होने चाहिए, है ना। एंड मैटरनिटी रिलीफ, जो महिलाओं को मैटरनिटी के टाइम पे जो छुट्टियाँ मिलती हैं, 180 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं। ये ज़रूरी है नहीं वैसे, 3 महीने आप पहले ले सकते, 2 महीने पहले ले सकते हो, 4 महीने के बाद में ले सकते हो, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बट आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ आर्टिकल 42, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 सरकारी वालों आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 43 के अंदर है लिविंग वेजेस एंड डिसेंट वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, डिसेंट वर्किंग कंडीशंस का पहले इस पे आते हैं। डिसेंट वर्किंग कंडीशंस का क्या मतलब है, आपको लीव्स मिलेंगी, छुट्टी मिलेगी, ठीक है, छुट्टी भी मिलेंगी। इसके अलावा आपको सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं कि काम ही करते रहो, जीवन में कुछ मकसद ही नहीं है भाई, 12-12 घंटे काम कर रहे हो। तो आप देख रहे हो ये सारे आर्टिकल्स कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है ना। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में बार-बार ये चीज़ें लिखी गई हैं कि किसी भी एक आर्टिकल से अगर मिस हो जाए तो दूसरे के अंदर से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो यहाँ पे जैसे लीव्स आ गई, जो छुट्टियाँ मिलती हैं आपको, इवन सैटरडे संडे ऑफ होता है, या जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ थी 43 के अंदर, वो है लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस क्या है, वेज अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। तो मैंने सरकारी वालों को इसलिए बोला था कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका वेज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। लिविंग वेज क्या मतलब क्या होता है कि वेज जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है कि एक बार फिक्स कर दिया वही रहेगा। तो जैसे आपको जो डियरेंस अलाउंस मिलता है, जो महंगाई भत्ता मिलता है, जो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि सरकार ने 3% से DA बढ़ा दिया गया है, हाल फिलहाल में 57 या 58% हो रखा है, तो वो होता है लिविंग वेज, ठीक है। अब इसके तहत पे कमीशन भी कहीं ना कहीं इसी आर्टिकल्स के थ्रू आया था, कि जैसे पे कमीशन 8 आना है, पे कमीशन 6 आया था, 7 आया था। तो सरकार इतनी अच्छी तो नहीं है कि अपने आप से कुछ लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। अब देखो पता चला ना आपने, अभी इसको अब सिर्फ बुक से पढ़ते लिविंग वेज क्या होता है। लिविंग वेज अगर आप एग्जाम में ना भी आ रहे हो, बट आपकी अवेयरनेस के लिए तो है ना एक चीज़ कि भाई पे कमीशन, लिविंग वेज, ये चीज़ें कि बार बार जो सैलरी क्यों बढ़ानी है, क्यों ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर, आर्टिकल 43 की वजह से, ठीक है। आर्टिकल 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन MGMT मतलब मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये ऐड करा था हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। इसके तहत ना सरकार क्या करेगी कि वर्कर का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल ये इतना ही है आर्टिकल जो आगे बता रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना, बोर्ड बनते हैं जिसमें एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, सरकार के भी कुछ लोग आते हैं, एम्प्लॉयज़ का भी पार्टिसिपेशन होगा सरकार की मैनेजमेंट में, बोर्ड में, वो उनको भी कुछ ना कुछ परसेंटेज दिया जाएगा ताकि वो भी लेबर लॉ की बात आगे रख सकें। इवन जो EPFO जो हमारी बॉडी बनाई गई है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेंशन देती है लेबर्स वगैरह की, उसके अंदर भी आप देखो तो क्या कहते हैं, लेबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी उस कंपनी के बोर्ड के अंदर वो है, उनका भी एक पर्टिकुलर शेयर है ना। तो ये है। और इसके तहत 43B अब आर्टिकल दूसरा है, आर्टिकल 43B, जिसके अंदर है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आया गया था। और अभी हाल फिलहाल में इसके लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी बनाई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमूल। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलके उनके मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो गुजरात में बेसिकली क्या था, एक्स्ट्रा नॉलेज है, काम तो आएगी नहीं, फ्लैक्स मारना। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे गुजरात के बहुत सारे जो डेयरी फार्मर्स थे वो सब इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला यार इंडिविजुअली दूध बेचने से अच्छा है हम सबको इकट्ठा करेंगे एंड फिर हम बेचेंगे। तो वहाँ से हमारी अमूल की फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है अभी, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड ने UCC कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर दिया है। इसके अंदर है आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म
सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि सबके ऊपर, किसी भी धर्म का कोई भी इंसान हो, किसी भी जाति का कोई भी इंसान हो, सबके ऊपर सेम सिविल कोड लगेगा। अब देखो बेसिकली क्या होता है ना कि दो प्रकार के कानून होते हैं, एक होते हैं यूनिवर्सल लॉज और एक होते हैं पर्सनल लॉज। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्सनल लॉज के ऊपर है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉज ऑलरेडी कहीं ना कहीं सब पे समान है। यूनिवर्सल लॉज में बेसिकली क्रिमिनल लॉज आ जाते हैं सारे के सारे, या सिविल लॉज भी आते हैं बहुत सारे। 99% ऑफ योर लॉज आर यूनिवर्सल लॉज में है। जैसे भाई आपने किसी का मर्डर कर दिया तो सब पे समान लगेगा, मर्डर कुछ भी हो, ठीक है, चाहे इवन किसी भी धर्म का हो, अगर किसी भी जाति का हो, सब पे सेम कानून लगेगा। सिविल लॉज सब पे सेम प्रकार का टैक्स लगेगा, ठीक है। पर्सनल लॉज होते हैं, पर्सनल लॉज के अंदर आते हैं जो आपके मैरिज, सक्सेशन, डिवोर्स से रिलेटेड होते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम सक्सेशन एक्ट। तो उन लॉज को कोड करेंगे, कोडिफाई करेंगे, उनके कोड बनाएंगे एंड वो सभी सिटीजन्स पे सेम प्रकार से लागू होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोर्ट केस था एक, हाँ इससे रिलेटेड कोर्ट केस था एक 1986 का बहुत फेमस केस था, शाह बानो केस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट, इसके अंदर बेसिकली क्या था कि ये मुस्लिम विमेन के राइट्स के ऊपर केस था। बस हमें ये जानना है बेसिकली कि यार यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड अगर कोई कोर्ट केस आया है, 1987 के अंदर शाह बानो केस आया था, जिसके अंदर जो मेंटेनेंस दी जाती है एक बीवी को क्या कहते हैं कि डिवोर्स के बाद, मुस्लिम लॉज के अंदर उसका कोई प्रावधान नहीं था। तो उस चीज़ की वजह से शाह बानो केस आया था, और कहीं ना कहीं इसी कोर्ट केस की वजह से राजीव गांधी जी की सरकार भी गिरी थी। वन ऑफ द मेन रीज़न था कि उस टाइम पे बहुत सारे दंगे भी हुए थे, क्योंकि शाह बानो केस के बाद राजीव गांधी सरकार ने इस केस को ओवरटर्न करने के लिए, मुस्लिम्स को अपील्स करने के लिए कानून पास कर दिया था, जिससे मुस्लिम्स भी खफा हुए थे कि सरकार हमारे कानून के अंदर कैसे दखल दे रही है। और दूसरा, जिससे जो बाकी वर्ग जो भी गुस्सा हुए थे कि एक तो पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, दूसरा ये था कि कोर्ट के डिसीजंस को आप ओवरटर्न कैसे कर रहे हो। क्योंकि जो 1986 का शाह बानो केस था, उसके बाद जब सरकार का जो कानून आया था, उस कानून के अंदर क्लियरली पहली लाइन लिखी थी, इन द लाइट ऑफ शाह बानो जजमेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक लॉ ऐसा आया जो कोर्ट केस को कोर्ट करते हुए चल रहा है, इन द लाइट ऑफ शाह बानो जजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर ये था कि मुस्लिम मैन को कोई मेंटेनेंस पे नहीं करनी है 19 दिनों के बाद, 90 दिनों के बाद, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 45। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, शाह बानो केस रिलेटेड टू मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स, ठीक है। अब आर्टिकल 45 पे आते हैं। आर्टिकल 45 है हाँ, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड, रुको, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है इस आर्टिकल क्या कहते हैं इसके अंदर जानने के लिए। बाकी मैं स्टोरी बताऊंगा अभी आपको इसके पीछे क्या थी। तो देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना एक चीज़ थी कि इस आर्टिकल के अंदर लिखा था विद इन दी 10 ईयर्स। ये पहला आर्टिकल है डीपीएसपी का जिसके अंदर स्टेट के ऊपर कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन था कि आपको अंबेडकर साहब ने बहुत इंटेलिजेंटली इस केस के अंदर लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने के 10 साल के बाद ये चीज़ देनी ही देनी है, इकोनॉमिक कैपेसिटी हो या ना हो। पर स्टेट बेशरम, स्टेट ने 1992 तक कुछ नहीं करा, कोई एजुकेशन नहीं मिली, ठीक है, कोई फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नहीं मिली। भाई जो पढ़ा सकता हो पढ़ा दो, जो नहीं पढ़ा पा रहा अपना नहीं पढ़ाओ, क्या करें। अब उसके बाद तो इसके बाद भाई सुप्रीम कोर्ट साहब गुस्सा हुए, तो केस आता मोइनी
जैन केस 1992 में बच्चों से रिलेटेड एक और केस आया था, गौरव जैन केस, याद रखना, जिसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था कि बच्चों की प्रोटेक्शन स्टेट करेगा, याद है ना? ठीक है, इसके अंदर बोला स्टेट को कि आर्टिकल 45 इज नॉट जस्ट डीपीएसपी, इट इज अ फंडामेंटल राइट इन द शेप ऑफ डीपीएसपी, कि ये एक फंडामेंटल राइट है। भाई साहब स्टेट आग बबूला हो गया, स्टेट कहता भाई साहब फंडामेंटल राइट एकदम से कैसे बन गया? फंडामेंटल राइट का मतलब है, देखो ना, स्टेट को अब कितना पैसा लगाना पड़ेगा बच्चों के लिए, स्कूल बनाना, ये सब बनाना। ये केस फिर आगे बढ़ता है और एक उन्नी कृष्णन केस आता है फिर 1993 का, जिसके अंदर बोला गया था कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार देखो आर्टिकल 45 इज नॉट फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट तो नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट shall make a law to implement it। तो इसके बाद आता है हमारे पास 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, नहीं 1992 क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, सॉरी, 1992 चल रहा था ना, 2002, राइट टू एजुकेशन। यहाँ से आपको एक और बेहतरीन चीज़ बताऊँ जो कोई नहीं बताएगा। देखो, हमने यहाँ पे एक तरीके से डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट में बदला, एक राइट को ही राइट में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डीपीएसपी आर ऑल्सो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स तो राइट्स हैं ही, बट डीपीएसपी भी राइट्स हैं। कुछ लोग क्वेश्चन आ जाता है कि आर डीपीएसपी राइट्स, ओके, ये तो नहीं आएगा, बट ये आएगा कि डीपीएसपी क्या है, पॉलिसी, डायरेक्शंस, राइट क्या है, ऑल ऑफ द अबव आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक तरीके से डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट करा और हमने घुसेड़ दिया आर्टिकल 21A। एनफोर्स हो गया भाई साहब 2003 से, बट एनफोर्स होते ही ये कर दिया गया सस्पेंडेड तभी के तभी। सस्पेंड, इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। तो अगर क्वेश्चन आता है क्या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, तो हाँ जी सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड किस लिए करा था, 2003 में कानून तो बना दिया, बट अब सरकार को बहुत सारी अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी, स्कूल बनाने पड़ेंगे, तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो अब फाइनली 2009 में एक्ट आता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, एक्ट किस लिए आया, अब देखो बेशक फंडामेंटल राइट बन गया हो, बट था तो डीपीएसपी। बच्चों मैंने क्या बताया, डीपीएसपी को अगर इंप्लीमेंट करना तो क्या आएगा, एक्ट आएगा। तो चीज़ें ध्यान रखना, क्वेश्चन में आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, 2003 लगा के है ना, थप्पड़ मारूंगा घर पे आके, ठीक है। कब आया था, 2009 के अंदर आया था, ठीक है। और आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन आर्टिकल कब आया था, तो 2003 के तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत राइट टू एजुकेशन आर्टिकल आया था, समझ गए। एनफोर्स 2003 से चालू हो गया था, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन अलाउड है, वायलेशन अलाउड नहीं है। सस्पेंडेड होता है एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वायलेशन होता है हमेशा खत्म, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 46, कौन सा नंबर था, अच्छा नंबर नहीं कर रहा मैं, आर्टिकल 46, एक सेकेंड, सवा एक हो गया, फटाफट करते हैं चलो। आर्टिकल 46 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक interests of SC, ST and weaker section। बेसिकली क्या है, रिजर्वेशन। आर्टिकल 46 के अंदर पहले डीपीएसपी की फॉर्म में था, फिर हमने आर्टिकल 15-16 के अंदर अमेंडमेंट करा था। जब आपको याद है ना, एक हमने चंपाकम दोराई राजन का केस पढ़ा था आर्टिकल 15 के तहत, याद रखा करो, बार बार पूछूंगा मैं, ठीक है। एक दिन लाइव लूंगा, सबसे पूछूंगा।
आर्टिकल 46 में आते हैं। आर्टिकल 46 क्या कहता है? ड्यूटी टू रेज न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, अब इसके तहत क्या करेंगे? एंड ऑल्सो इसके अंदर और भी चीज था, इसके अंदर एक और चीज थी कि स्टेट शैल इंश्योर प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल purposes of intoxicating drugs and drinks। सबसे पहले क्या है कि भाई न्यूट्रिशन का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, है ना। तो सरकार का जैसे रेनबो प्रोग्राम है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसके तहत न्यूट्रिशन इंश्योर किया जाता है। फॉर एग्जांपल पोलियो प्रोग्राम भी आपका इसी के तहत है कि बच्चों को बीमारियां ना हो, जो टीके होंगे, ठीक है, जो आपको BCG वगैरह जो भी वैक्सीन लगती हैं, न्यूट्रिशन के अंदर मिड डे मील भी न्यूट्रिशन के अंदर आता है। ठीक है, वैक्सीन आ गई, मिड डे मील आ गया, इवन आपका स्वच्छ भारत अभियान भी किसी ने कहीं ना कहीं इसी के तहत है। तो मैंने क्या कहा था सबसे पहले DPS पे स्टार्टिंग में कि सरकार जो भी योजनाएं लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं उनका आधार होता है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी हमारे लेके आए, एकदम से हवा में नहीं लेके आए, कहीं ना कहीं आर्टिकल 47 को इन्होंने इंश्योर करा है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कहते हैं, इंश्योर करेंगे कि ये नहीं कि भाई कि सरकार ने इवन जो आपको आवास योजना दी, घर दी, तो वो घर ऐसे बेकार हालत में हो। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। ठीक है, आपको बेसिक एमिनिटीज मिलना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें होगी। ठीक है, अब ये था प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पजेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स। स्टेट चाहे तो ड्रग्स या ड्रिंक्स की कंजप्शन पे प्रतिबंध लगा सकता है। इसके तहत जो हमारे ड्राई स्टेट्स हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, जैसे बॉम्बे, इसके लिए बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है बट याद रख सकते हो कि बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट था एक 1949, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने से पहले ये एक्ट आ गया था कि जिसके अंदर जो बॉम्बे और गुजरात का रीजन था उसके अंदर सेल ऑफ लिकर नहीं थी। इंडिपेंडेंस के 1950 के बाद बॉम्बे रीजन जो महाराष्ट्र अपना रीजन है वहाँ पे तो लिकर अलाउ कर दी गई थी, बट गुजरात इसी एक्ट की वजह से ड्राई स्टेट है। ठीक है, इसके बाद सेम चीज़ बिहार के अंदर आई। अब देखो, जो आपको पता है बिहार के अंदर जो दारू बैन है, जो शराब बैन है, वो जो कोर्ट केस है वो भी पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है कि बिहार ने बैन तो कर दिया बट लोगों ने बोला कि यार अल्कोहल का मेडिसिन उपयोग भी होता है, अल्कोहल के बहुत सारे यूज़ हैं, इवन नशे करने के अलावा अल्कोहल कैन बी यूज फॉर मैनी पर्पजेज। तो जिसके तहत कोर्ट केस के अंदर जो स्टेट, जो वहाँ के लोग थे या जो भी था वो कोर्ट में गए, तो इसलिए कोर्ट में पेंडिंग है। स्टेट ने बोला हम इसको बैन कर रहे हैं इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे स्टेट्स में देखा होगा, हिमाचल या इवन यूपी के बहुत सारे स्टेट में देखा होगा कि धतूरा या फिर मैरुआना की खेती होती है, वो मेडिसिनल पर्पजेज के लिए यूज़ होती है। इट इज़ अ वेरी पोटेंट सब्सटेंस इन मेडिकल, जो मेडिकल इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। तो इसलिए वहाँ पे स्टेट रेगुलेटेड खेती होती है इन चीज़ों की, इवन इसका कंजप्शन बैंड है। ठीक है, आर्टिकल 48, अब पेंसिल चलनी बंद हो गई, स्ट्रीम बंद हो गई। आर्टिकल 48 जिसमें है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कि सरकार
वेलफेयर योजना लेके जाएगी जिसके अंदर एग्रीकल्चर को हम बेहतर बनाएंगे और एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन है उसको भी हम प्रोत्साहन देंगे। इसके तहत बहुत सारे कानून आए, इवन MSP हो गया, जो हम एग्रीकल्चर पे सब्सिडीज देते हैं वो भी इन सभी के तहत है। इसके तहत हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए, ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है जो, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एनिमल हस्बेंड, अब इस चीज़ के अंदर एक और था कि प्रोहिबिट slaughter of cows and इकोनॉमिक एनिमल्स। इकोनॉमिक मतलब जो इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल्स हैं। इसका मतलब था कि अब देखो जो पर्टिकुलर गाय किस लिए, क्योंकि देखो हमारे देश में गाय की दो सिग्निफिकेंस है, एक तो रिलीजियस तो है ही है, दूसरा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। तो अंबेडकर साहब ने बोला कि यार देखो इसको हम रिलीजियसली तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल 25 आ जाता है। अगर रिलीजियस सिंबल हम मान लेंगे तो आर्टिकल 25 के तहत ये फंडामेंटल राइट बन गया। अब सरकार हर जगह जाके काऊ कैसे बचाएगी? अब देखो ना, मतलब ये चीज़ होनी चाहिए इन माय पर्सनल ओपिनियन, बट अगर हम एक लीगल फैक्चुअल स्टैंड पॉइंट की बात करें तो इट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल। आप कहाँ का जाके रेगुलेट करोगे वो चीज़, और कितने कोर्ट केस हो जाएंगे यार। पहले हमारा देश से हुआ तो उन्होंने बोला कि हम इसको इकोनॉमिक फॉर्म में बचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक फॉर्म में कैसे बचाएंगे? इकोनॉमिक फॉर्म में इसलिए बचाएंगे क्योंकि देखो काऊ के प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है। दूध हो गया, इवन काऊ यूरिन भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड इकोनॉमिक एनिमल्स के हम ऐसे प्रोटेक्शन करेंगे। इसके तहत बहुत सारे एक्ट आए थे, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एक्ट आया था जो बिहार का, जरूरी नहीं है वो अभी इस चीज़ के लिए, आई थिंक ओवरकिल हो जाएगा वो थोड़ा सा, चलो छोड़ो, वो अभी आएगा नहीं एग्जाम में। एक सेकेंड, हाँ एक कोर्ट केस लिख लो, 2005 का कोर्ट केस था एक। क्योंकि देखो यार ये चीज़ ना आजकल एक पॉलिटिकल इशू है और एक रिलीजियस इशू भी है, तो न्यूज़ में काफ़ी रहता है, तो क्या पता ऐसे का दिमाग फिर जाए। इसके अंदर बेसिकली ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था स्टेट कैन इम्पोज अ टोटल बैन ऑन काउ स्लॉटर, ठीक है। क्योंकि इस केस में आर्ग्यू क्या हुई थी, ये हुई थी कि यार काउ एज अ होल ही एक बहुत ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल इवन काउ डंग फर्टिलाइजर की तरह यूज़ होता है, काउ यूरिन का फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा वो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है ना। तो स्टेट चाहे तो टोटल बैन लगा सकता है स्लॉटर के ऊपर। तो नाउ इट इज़ अपॉन द स्टेट टू एनफोर्स अ टोटल बैन ऑन द काउ स्लॉटर, ठीक है। तो मिर्जा कुरैशी वैसे स्टेट ऑफ गुजरात को से अपने क्या याद रखना है, बस वर्ड एसोसिएशन याद रखना कि काउ स्लॉटर पे बैन से रिलेटेड है ये आर्टिकल। अब हम आते हैं आर्टिकल 48A जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट। ठीक है। इसके अंदर क्या था कि स्टेट ये करेगा, स्टेट एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। इसी आर्टिकल के तहत अपने जो नेशनल पार्क्स हैं, जो सेंचुरीज है, वो सब बनाई थी। और इसके तहत एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ था, सॉरी एक्ट मैंने इकट्ठा लिख दिया, माय अपॉलॉजीज। एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, इसके तहत हमने एक्ट बनाया था वाइल्ड लाइफ। क्योंकि किसी भी DPSP को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? लॉ के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्ट है एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए। बहुत सारे एक्ट आए इसके अंदर, सॉइल एक्ट, सॉइल कंजर्वेशन एक्ट आया, वाटर एक्ट आया, एयर एक्ट आया, फिलाना एक्ट आया, ढिमकाना एक्ट आया, तो सारे एक्ट आए थे इस चीज़ के अंदर, ठीक है।
अब हम आते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 के अंदर है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। क्या गाना गा रहा हूँ मैं हाँ ओके। इसके अंदर था कि जो स्टेट है वो हमारे मॉन्यूमेंट, प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, या बहुत सारे हमारे टेम्पल्स हैं, ठीक है, या जैसे शांति स्तूपा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको स्टेट प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट कैसे करेगा? डीपीएसपी है, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? लॉ लेके आएंगे। तो हम इसके लिए लॉ लेके आए, उस लॉ का नाम था AMASR एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, नहीं आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, साइट्स आएगा पहले, अच्छा हाँ साइट्स, सॉरी, एंड रिमेन्स एक्ट। ठीक है, समझ गए? कोई भी चीज़ जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस होगी उस चीज़ को स्टेट प्रोटेक्ट करेगा, इस एक्ट के तहत प्रोटेक्ट करेगा। तो अब देखो कितनी सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि भाई ये एकदम से कैसे बना दिया, सरकार के दिमाग में कैसे चीज़ें आ गई, इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब कुछ दे रखा बाबा साहब ने। ठीक है, अब आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 क्या कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। यार देखो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि ये चीज़ बताएगा कौन। अब आपने पढ़ लिया आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या है कि देखो यार, स्टेट स्टेप लेगा जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से दूर करने पे। इसका मतलब क्या है? इसके बाद एक सीआरपीसी था, सीआरपीसी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था 90। अब देखो आपने आईएएस बनते हो तो आपने आईएएस के नाम के पीछे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा सुना जब डीएम बनते हैं, या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट क्यों बोलते हैं? तो देखो यार, अंग्रेजों के टाइम में क्या था ना, जो एक एरिया का डीएम था ना वही वहाँ का जज था, उसी के पास ये पावर्स थी। अब खुद ही देखो, पुलिस एग्जीक्यूटिव है और डीएम भी एग्जीक्यूटिव है। अब पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ा और एग्जीक्यूटिव के पास ही जजमेंट सुनाने की पावर्स है, तो एग्जीक्यूटिव किसकी साइड लेगा? एग्जीक्यूटिव की। क्यों? डीएम एग्जीक्यूटिव सरकार के अंडर, पुलिस सरकार के अंडर। डीएम नहीं लेगा, सरकार चप्पल मारेगी। मतलब मैं एक आई एम टेलिंग यू इन अ फनी वे ताकि आपको याद रहे। तो सीआरपीसी 1973 के तहत जो प्रॉपर जजमेंट वाली पावर्स थी वो डीएम से ले ली गई थी, बट नाम जुड़ा रह गया था फिर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, इसके अंदर था सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और ये आर्टिकल पता कितना इंपॉर्टेंट है? ये आर्टिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है कि भाई मिले हुए नहीं होने चाहिए। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि आपको वकील मिलना चाहिए एक क्रिमिनल केस के अंदर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि भाई अगर एग्जीक्यूटिव ही खुद ही फैसले लेगा, खुद ही बंदे को पकड़ेगा, तो जस्टिस कहाँ मिल रहा है आपको? तो इसलिए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना बहुत ही ज़रूरी था। और इस चीज़ की इंपॉर्टेंट के लिए केशवानंदा भारती केस के अंदर 1973 का बहुत ही प्रोमिनेंट केस है, उसके अंदर बोला गया था कि आर्टिकल 50 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे क्यों बन जाता है? क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। आपको अगली क्लास में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ाऊंगा। आप जानोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में जैसे हमारा आर्टिकल 14 इक्वालिटी आ गया है ना, फ्रीडम्स आ गई, तो आपको आर्टिकल 14 लिखा होगा, आर्टिकल 19 लिखा होगा, कुछ भी लिखा, बट आर्टिकल 50 दिमाग में नहीं आएगा। मोस्टली बच्चे क्या सोचेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा, इक्वालिटी हो गई, लिबर्टी हो गई, ये सब एजुकेशन हो गई,
ये सब होंगे जी, ये डेमोक्रेसी हो गई, ये होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जिसको स्टेट वायलेट नहीं कर सकता। आर्टिकल 50 दिमाग में नहीं आता, आर्टिकल 15 अब दिमाग में लेके आना है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट है, क्योंकि जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग होना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा जोर से बोल दिया क्या मैंने। आर्टिकल 51 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, कि हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटलमेंट करने के लिए हम पार्ट लेंगे। जो भी इंटरनेशनल जो कोर्ट में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे। बाइंडिंग नहीं होती वो हमारे पर, बस ये समझ लो इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, जस्टिस, इंटरनेशनल जस्टिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आर्टिकल 51 के अंडर हैं। ठीक है, ये था डीपीएसपी। अब डीपीएसपी की कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ आपको। जैसे देखो, डीपीएसपी को 3 भागों में मेनली बांटा जाता है। सबसे पहले है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल्स। देखो एक बार फटाफट आर्टिकल लिखवा देता हूँ। इसमें आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43A और 47 है। अभी बताऊँगा कैसे क्या क्या है ये। गांधीयन है 40, 43, 46, 47, 48, ये आर्टिकल नंबर्स हैं। और ये हैं 44, 45, 48A, 49, 50, 51। ठीक है, देखो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? जो सोशलिज्म दर्शाते हैं कि पीपल का वेलफेयर, सोशलिस्टिक वेलफेयर, जो हम एक तरीके से रशिया के क्लोज लेके जाते हैं या सोशलिस्ट कंट्रीज के क्लोज लेके जाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स इंक्लूडेड है हमारे? देखो आप, आर्टिकल 38 वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, कि जस्टिस इम्पार्ट करेंगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हम उसको देंगे, क्या कहते हैं, बच्चों को नहीं, मतलब सिटीजन्स को देंगे। आर्टिकल 39 आपको क्या कहते हैं, अम्ब्रेला आर्टिकल हमने पढ़ा था ना, जिसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था, जिसके अंदर था अपना ये क्या कहते हैं, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, काम से रिलेटेड जो चीज़ें थी। 41, 42, 43 आर्टिकल्स काम, जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। मतलब इनको याद करने का बेसिक तरीका, जो भी चीज़ें काम धाम से रिलेटेड हो, है ना। एक सेकंड रुको, मतलब जो भी हमारी चीज़ है ना काम धाम से रिलेटेड हो। और जैसे फॉर एग्जांपल 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, काम से रिलेटेड है ना एक तरीके से। आप काम अच्छा मिलेगा तभी तो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज कर पाओगे। तो सरकार को ऐसा काम इंश्योर करना जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, मिनिमम वेजेस से नीचे नहीं जाओगे। 41, 42, 43 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलेगा। ठीक है, और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क मिलेंगी, मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा। तो ये सारे के सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब गांधी जी ने क्या बोला था? आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 भाई साहब कहता है, देखो आर्टिकल 40 था पंचायत, गांधी जी ने बोला था ना लोकल गवर्नमेंट। 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज लेके आओ, मैनेजमेंट ऑफ एक आर्टिकल 43 के अंदर छोटी सी चीज़ में मिस करके बतानी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज जो गांव के लेवल पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे हैंडलूम वगैरह, ये सब इंडस्ट्रीज को सरकार प्रोत्साहन दे, है ना। तो आर्टिकल 43, ये बात गांधी जी तो बोलेंगे ना चरखा चलाने की। सोचो ना, देखो आप ये चीज़ें हैं सारी की सारी हमारे पास, बट हमें सोचनी पड़ेंगी कि यार कौन सी ऐसी चीज़ें जो गांधी जी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 47 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 43A जो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये चीज़ गांधी जी नहीं बोलेंगे। गांधी जी क्या बोलेंगे? गांव में रोजगार दो, गांव में कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रमोट करो। ठीक है, आर्टिकल जैसे अपना आर्टिकल 46 क्या है? रिजर्वेशन दो, सबका उद्धार करो, है ना। बाबा अम्बेडकर साहब के साथ जब वो जेल में थे, उन्होंने बात करी थी कि हम हरिजन समाज को भी रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 47 के अंदर था प्रोटेक्शन ऑफ काउ। तो देखो ये आर्टिकल ओवरलैप भी कर सकते हैं। 47 के अंदर था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके अंदर था प्रोटेक्शन ऑफ काउ, नहीं सॉरी
इसके अंदर था कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, सॉरी माय अपॉलॉजीज, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल की कंजप्शन पे प्रोहिबिशन लगाएंगे। गांधी जी दारू के खिलाफ थे, है ना। 48 के अंदर था काउ प्रोटेक्शन, सॉरी थोड़ा सा हो गया, हो जाता है यार। 48 था कि काउ से रिलेटेड था, है ना, कि काउ की प्रोटेक्शन। तो बेसिकली दिमाग में बैठ के अगर क्वेश्चन आ जाता है तो एक तो ये आर्टिकल कंठस्थ होने चाहिए, दूसरा अब मान लो उसमें लिखा आ गया यार आर्टिकल 43 मैटरनिटी रिलीफ, तो गांधी जी मैटरनिटी रिलीफ की बात नहीं करेंगे, गांधी जी कॉटेज की बात कर सकते हैं, गांधी जी रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं, गांधी जी काउ प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल्स होंगे। लिबरल प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? जो आज के नए भारत के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे 47 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आज का है भाई। 45 था एजुकेशन वाला आर्टिकल था, जिसके अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था, वो आज का मॉडर्न सोच का आर्टिकल है। 48 है जो मॉन्यूमेंट्स की रक्षा का आर्टिकल था, वो आज की सोच का आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद नहीं सॉरी हाँ 48 ए था जो एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन था, जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना था, वो भी आज की सोच का आर्टिकल है। देखो ना 48 ए 1976 में आया था एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, तो आज की सोच का आर्टिकल है। 49 ए मॉन्यूमेंट्स आज की सोच का आर्टिकल है। 50 जो लिबरल क्या कहते हैं, जो आपका इवन जो लिबरल स्टैंडर्ड्स को रेज करता है। लिबरल स्टैंडर्ड्स को रेज करने का मतलब क्या है कि भाई जुडिशरी अलग होनी चाहिए, है ना, हर एक चीज़ की एक फाउंडेशनल वैल्यू होनी चाहिए। तो जैसे आर्टिकल हमारा 50 है कि सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो ये लिबरल आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 50 है जैसे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद करना है, बट वही है कि यार थोड़ा सा इसमें रट्टाफिकेशन है, बट मैंने इतना इसलिए समझा ना कि अगर आ जाए, अब तुक्का भी मारना है ना, तो एक लॉजिकल गैस तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हाँ बहुत से लोगों ने कुछ कुछ बात कही थी, जैसे सबसे पहले अम्बेडकर साहब से हम चालू करते हैं। ये डायरेक्ट एसएससी स्टेटमेंट पूछ लेता है, इसका कोई तरीका नहीं है बिना रटने के अलावा। इन्होंने बोला था कि डीपीएसपी आर नोबल फीचर्स दैट रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट of instructions as in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। समझ गए, ठीक है। ये रटने वाली चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उस टाइम की अंग्रेजी सरकार को कि आपको ये करना है। तो एक तरीके से वैसे ही नोवल फीचर्स हैं कि उनके अंदर से जो इंपॉर्टेंट अच्छे फीचर्स हैं वो हैं डीपीएसपी, ठीक है। इसके अलावा और क्या है डीपीएसपी, एक बहुत बड़े वो थे, कौन सी पता नहीं मैं टर्मिनोलॉजी भूल गया, मतलब एक बहुत वो थे लीगल एडवाइज़र थे। इन्होंने ग्रैनविल ऑस्टिन, जी ऑस्टिन से याद रखना है, इन्होंने बोला था इट इज़ द कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से आत्मा है, सोल है, कॉन्साइंस है। केसी यार देखो ये चीज़ें पे मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर सकता, ये चीज़ें अब आपको रटनी है ना, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। केसी वेहरे साहब ने बोला था इट इज़ द मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस। केटी शाह साहब ने बोला था इट इज़ अ चेक पेबल बाय द बैंक एट इट्स ओन कन्वीनियंस। मैंने बताया था ना इकोनॉमिक कैपेसिटी, वही है बैंक, सरकार, एक चेक है जो सरकार पे करेगी बट अपनी मर्जी से। कन्वीनियंस में सीक्यू लगा रहा हूँ मैं, पागल, ठीक है। और एक बी एन राव जो हमारे इकोनॉमिक वो जो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, इन्होंने बोला था दे आर दी मॉरल परसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटीज ऑफ स्टेट। स्टेट की अथॉरिटी पे एक मोरालिटी लगाई गई है, भाई तुम वेलफेयर तो करो, ठीक है। तो ये था डीपीएसपी। मैंने सोचा था आज मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएस वो सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी करवा दूंगा, बट क्लास पहले ही 1 घंटा 15 मिनट की हो गई है, तो यहीं पे आज वाइंड अप करते हैं। बाकी लेक्चर 4 से मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करूँगा, उससे पहले मैं एक 30-40 मिनट की 1-2 दिन में क्लास
फंडामेंटल ड्यूटीज़ और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के लेके आ जाऊँगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए यार, शेयर वेयर कर दिया करो थोड़ा, और बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली, और कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन कमेंट, टेलीग्राम पे कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मेरी लाइव स्ट्रीम पे आके पूछ सकते हो। और हम इसके ऊपर एक डाउट सेशन भी करेंगे, 3-4 क्लास इकट्ठी हो जाए। यूनियन एग्जीक्यूटिव अगला पोर्शन है, उससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ और बेसिक स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्राइन करके एक छोटा सा मैं एक PDF डालूंगा क्वेश्चंस का, वो आप अटेम्प्ट करना। जो अभी तक जितना पढ़ाया मैंने उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे, और फिर हम उसके डाउट क्लास लाइव में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड गुड नाइट। मतलब हो सकता है आप मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन, एंड गुड बाय, गुड नाइट।